हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग सीटेट जनवरी 2024 को टारगेट करते हुए सीडीपी की क्लास का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बात करेंगे थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने देखा था कि सोशलाइजेशन होता क्या है और किस तरह से सोशलाइजेशन के फैक्टर्स होते हैं, क्या-क्या चीजें हैं, सारे एस्पेक्ट्स को हमने समझा था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हो, तो इसके पहले वाली वीडियो को जरूर देखें। इसके बाद आएँ थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन को समझने। इनमें मैं टोटली 3 थ्योरीज को डिस्कस करने वाला हूँ। उन तीनों थ्योरीज को हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे और उससे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, उन पर भी हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये पूरी सीरीज आपके लिए पेपर 1 और पेपर 2 की जो सीडीपी की है, वो दोनों में काम आने वाली है, तो इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हो जाएँगी। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफ़िकेशन मिल जाए। साथ ही साथ अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है, तो अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप कहीं पर भी आप चाहें तो इसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहली थ्योरी के बारे में। पहली थ्योरी है उरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर की थ्योरी। इन्होंने अपने इकोलॉजिकल मॉडल में टोटल 5 चीजें, मतलब आप ऐसा कहें, इन्होंने 5 मॉडल्स दिए। इनके मॉडल्स में 5 चीजें विद्यमान हैं, उन पर भी हम लोग आएँगे। फिलहाल बात करते हैं, थोड़ा-सा डिस्कशन करते हैं कि ये हैं कौन? उरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर साहब। अगर बात करें उरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर की, तो ये 1917 में इनका जन्म हुआ और 2005 में इनकी मृत्यु। रूस में इनका जन्म हुआ। ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, जिनका आजीवन शोध बचपन के विकास के लिए समर्पित था। उनका मूलभूत विश्वास था कि एक बच्चा उनके जीव विज्ञान और उनके पर्यावरण के प्रभाव दोनों का एक उत्पाद है। आप कैसा कह सकते हैं, हेरिडिटी। एक बच्चा क्या है, जो सारी चीज़ें वो सीखता है, वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से ही सीखता है। आप ऐसा सिंपल शब्दों में कह सकते हैं, ठीक है? ठीक है? तो इनका भी मानना बिल्कुल वही था। दोनों का एक उत्पाद है और उनके विश्वासों को उनके पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत में स्मरण किया गया है। बिल्कुल सिंपल सा है। मैंने जैसा कि आपको बताया था, बिल्कुल यही मानना है। ऑलमोस्ट सभी जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, सभी का ये मानना है कि हम सब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के प्रोडक्ट हैं। मतलब हमारे हमारे आस-पास जितनी भी चीज़ें हो रही हैं या हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें किसके प्रभाव से आकर कर रहे हैं? हेरिडिटी या एनवायरनमेंट के प्रभाव से आकर कर रहे हैं। अगर बात करें उरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर की, तो इन्होंने टोटल 5 मॉडल दिए। इन 5 मॉडल्स को आपको ध्यान रखना है, बेहद-बेहद इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हो याद करने की दृष्टि से एमएमईएमसी। द इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स द चेंजेस दैट हैपेंस इन अ चाइल्ड एंड हाउ अ चाइल्ड एनवायरनमेंट अफेक्ट्स हिम एज़ ही ग्रोज एंड डेवलप। मतलब कहने का क्या है, ये जो इकोलॉजिकल सिस्टम की थ्योरी है, ये एक्सप्लेन करती है उन पर्टिकुलर परिवर्तन को, मतलब चाइल्ड में होने वाले परिवर्तन यानी बच्चे में होने वाले परिवर्तनों के बारे में ये बताता है कि किस तरह से चाइल्ड का एनवायरनमेंट चाइल्ड को अफेक्ट करता है और वो किस तरह से आगे विकास करता है, मतलब एक बच्चा किस तरह से अपने डिफरेंट स्टेजेस में विकास करता है, इसके बारे में ही ये पूरा इकोलॉजिकल मॉडल है। हमने ऑलरेडी देख लिया है कि जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है, उन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट वो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। वहां पर तो आपको पता ही है कि किस तरह से बच्चे का विकास हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जानेंगे उरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर के हिसाब से कि उनके मॉडल में क्या-क्या चीजें हैं। उनका भी कहना बिल्कुल यही है कि एनवायरनमेंट किस तरह से इफेक्ट करता है चाइल्ड को और किस तरह से बच्चा लगातार ग्रोथ करता है और डेवलप होता है। सिंपल सी बात। तो चलिए आते हैं इसके मॉडल पर। 5 मॉडल आज, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, 5 मॉडल इन्होंने दिया और हम लोग एक-एक करके डिफरेंट एस्पेक्ट्स में इसकी चर्चा करेंगे। बहुत ही आसान शब्दों में कोशिश रहेगी कि बहुत ही आसान शब्दों में आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएँ। अगर मान लीजिए यहाँ पर है आपका चाइल्ड यानी कि बच्चा। ये है बच्चा और वो किस तरह से ग्रो करेगा। तो बात करते हैं जब पहले वाले सिस्टम की, तो पहला वाला सिस्टम है, चाइल्ड जब सबसे पहले मिलता है या एनवायरनमेंट में जाता है तो किसके पास जाएगा? सबसे पहले वो इंटरैक्ट एनवायरनमेंट में किससे होता है? तो आप सभी को पता है, या तो बच्चा इन्फ्लुएंस होता है फैमिली से सबसे पहले, या फिर यानी पेरेंट्स, आप ऐसा कहें पेरेंट्स या फैमिली। इसके अलावा स्कूल्स स्कूल्स ठीक है? तो आप ऐसा कह सकते हैं, तो पहला सिस्टम जो है, यानी कि आप कहें जो हमने पढ़े हैं टोटल एमएमईएमसी वाले में, तो एम का मतलब क्या है? तो एम का मतलब है माइक्रो। ध्यान रखना है, चाइल्ड सबसे पहले जिस स्टेज में इंटरैक्ट होता है, जिनसे भी इंटरैक्ट हो रहा है, यानी जिस पर बच्चे का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, वो सिस्टम किसमें आएगा? वो सिस्टम क्या कहलाएगा? माइक्रो सिस्टम कहलाएगा। सर बात नहीं समझ में आई? आपने कन्फ्यूज़ कर दिया। बिल्कुल आसान शब्दों में कहते हैं कि बच्चा स्टार्टिंग फेज में जब बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे के जन्म होने के साथ ही उसके ऊपर सबसे पहले यानी डायरेक्ट इम्पैक्ट किसका हुआ? तो आप सभी को पता है, सबसे पहले इम्पैक्ट बच्चे पर किसका होता है?
या डायरेक्ट इन्फ्लुएंस किसका होता है? फैमिली का, यानी पेरेंट्स का या फिर स्कूल का होता है। तो बच्चे पर पहले फैमिली का, उसके बाद स्कूल। तो आप ऐसा कहें माइक्रो सिस्टम क्या है? माइक्रो सिस्टम वो सिस्टम है जिसपे बच्चे का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। मतलब ऐसे सोर्स इसमें आएँगे जिसमें बच्चे का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, बच्चे के ऊपर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। फैमिली और स्कूल्स इसके प्राइम एग्ज़ाम्पल हैं। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कि माइक्रो सिस्टम में कौन-कौन सी चीज़ें आएँगी? उरी ब्राउन फ्रेंड ब्रेनर के अनुसार माइक्रो सिस्टम में कौन-कौन सी चीज़ें आएँगी? तो आपको पता होना चाहिए माइक्रो सिस्टम में वही चीज़ें आती हैं जिसमें बच्चे का सबसे पहले डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ता है। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस किसका है भाई? तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है फैमिली का यानी पेरेंट्स का, फिर स्कूल्स का, फिर प्लेग्राउंड्स आप इसमें स्कूल्स में प्लेग्राउंड्स आ जाएँगे तो प्लेग्राउंड्स का इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा अगर हम लोग बात करें अगले सिस्टम के बारे में, तो हमारा जो अगले सिस्टम पर ध्यान देना है। माइक्रो के बाद आएगा आपका मीज़ो सिस्टम, ध्यान रखना है मीज़ो सिस्टम। मीज़ो सिस्टम की बात हो रही है। इस मीज़ो सिस्टम में क्या आएगा या कौन-कौन सी चीज़ें आएँगी? बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो आपको ध्यान रखना है कि मीज़ो सिस्टम में फैमिली और स्कूल्स के बाद आने वाले जितने भी बच्चे के डायरेक्ट संपर्क में आते हैं, मतलब आप ऐसा कहें कि बच्चे के संपर्क में फैमिली और स्कूल्स के बाद जितनी भी चीज़ें आएँगी, वो सारी किस पर आएँगी? मीज़ो सिस्टम में। मतलब उसके जस्ट आगे वाली स्टेज है और आगे वाली स्टेज में क्या होगा? आगे वाली स्टेज में हो सकता है कि इनका यानी होम घर का, होम और स्कूल्स का आपस में क्या हो जाए? इंटरैक्शन हो जाए। तो आप ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर होम प्लस स्कूल दोनों आ गए। इन दोनों का क्या हो रहा है? इंटरैक्शन हो रहा है। बिल्कुल सिंपल शब्दों में कह रहे हैं। मीज़ो सिस्टम में वो क्या-क्या चीज़ें आएँगी? मीज़ो सिस्टम में वही चीज़ें आएँगी, जो माइक्रो सिस्टम से एक लेवल ऊपर मीज़ो सिस्टम है और मीज़ो सिस्टम में वो चीज़ें आएँगी जो एक मी माइक्रो सिस्टम में उपस्थित चीज़ों के कॉन्फ्लुएंस से बने, यानी कि 2 चीज़ों को मिलाकर बने, जैसे होम और स्कूल्स। सर कैसे होम स्कूल? नहीं आया समझ समझ में? तो इसका प्राइम एग्ज़ाम्पल है पेरेंट्स टीचर मीटिंग, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। यानी कि यहाँ पर घर से पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं और स्कूल से टीचर। इन दोनों के कॉन्फ्रेंस से जो चीज़ें बन रही हैं, तो वो किसमें आएँगी? वो आएँगी मीज़ो सिस्टम में। तो ध्यान रखना है 5 मॉडल में पहला मॉडल क्या है? माइक्रो सिस्टम में चाइल्ड के डायरेक्ट संपर्क में जो चीज़ें आएँगी, डायरेक्ट संपर्क में क्या आ सकता है? सर नहीं आ रहा समझ में। डायरेक्ट सिस्टम में कोई भी आ सकता है। आप खुद ब बच्चे का दोस्त आ सकता है, डायरेक्ट संपर्क में बच्चे का स्कूल आ सकता है, डायरेक्ट संपर्क में बच्चे के पेरेंट्स आ सकते हैं। है ना? वो जिनसे पहले वो खुद से डायरेक्ट किसी से चीज़ जैसे मान के चलते हैं, ये मेरा मोबाइल है, मैं इस मोबाइल के डायरेक्ट संपर्क में आ रहा हूँ, मैं खुद इससे बात कर रहा हूँ, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी जिसपे बच्चा डायरेक्ट इन्वॉल्व हो। तो ऐसी चीज़ें किसमें आएँगी? ऐसी चीज़ें आएँगी माइक्रो सिस्टम में। मीज़ो सिस्टम में क्या आएगा? मीज़ो सिस्टम में माइक्रो सिस्टम में उपस्थित 2 चीज़ों के कॉन्फ्लुएंस से जो सिस्टम बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? मीज़ो सिस्टम। इसका प्राइम एग्ज़ाम्पल पैरेंट टीचर मीटिंग। पैरेंट अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, पैरेंट टीचर मीटिंग किस कैटेगरी में फॉल करती है? तो आपको बताना है मीज़ो सिस्टम में फॉल करती है। इसके अलावा तीसरा जो सिस्टम है जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है, तीसरा सिस्टम आपको ध्यान रखना है एम के बाद ई क्या है? एक्सो सिस्टम। ध्यान रखना है एक्सो सिस्टम। 1 बाय 1 लिख रहे हैं, तो माइक्रो, मीज़ो और एक्सो। एक्सो सिस्टम में क्या आएगा? एक्सो सिस्टम में इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस बच्चे के ऊपर जब इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होगा, तब हम लोग उसे क्या बोलेंगे? ऐसी वस्तुएँ, ऐसी चीज़ें जिस पर बच्चे के ऊपर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ना हो, इनडायरेक्टली रूप से वो इन्फ्लुएंस्ड हो, उस पे क्या आएगा? उसमें क्या आएगा? वो एक्सो सिस्टम में फॉल करेगा। इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस कैसे भाई सर? ये भी समझाइए, इसका एग्ज़ाम्पल क्या होगा? इसका प्राइम एग्ज़ाम्पल है जो फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं। फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं। फैमिली डिस्प्यूट्स मतलब कि घरों में जब लड़ाइयाँ होती हैं, आपस में किसी की भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, चाहे पेरेंट्स की किसी दूसरे पेरेंट्स के साथ, अपने पेरेंट्स की किसी दूसरे पेरेंट्स के साथ या फिर अपने घर में ही किसी की मतलब आप कह सकें बच्चे के पिताजी की, उसके चाचा के साथ या उसकी मम्मी के साथ या किसी के साथ भी, मतलब फैमिली मेंबर्स में ही किसी की भी लड़ाई हो रही है या फैमिली डिस्प्यूट्स को जब बच्चा देखता है, तो उस पर भी किसी न किसी तरह का प्रभाव ज़रूर पड़ता है। ऐसे प्रभाव किस सिस्टम में आएँगे? तो एक्सो सिस्टम में फॉल करेंगे। सर नहीं आया समझ में? माइक्रो सिस्टम में वो चीज़ें आएँगी जिसमें चाइल्ड का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो रहा है चाइल्ड, बच्चा डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो रहा है। वो सारी चीज़ें किसमें आएँगी? माइक्रो सिस्टम में आएँगी। होम, फैमिली और स्कूल, प्राइम एग्ज़ाम्पल। इसके अलावा मीज़ो सिस्टम में क्या-क्या चीज़ें आएँगी? तो मीज़ो सिस्टम में वो चीज़ें आएँगी जिनमें माइक्रो सिस्टम में उपस्थित 2 चीज़ों के कॉन्फ्रेंस से जब कोई सिस्टम बनेगा, जैसे कि पैरेंट टीचर मीटिंग हो गई, ये सारी चीज़ें किसमें आएँगी? माइक्रो सिस्टम में आएँगी। इसके अलावा बात करें एक्सो सिस्टम में तो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस मतलब बच्चे के ऊपर जिन चीज़ों का इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होगा,
वो सारी चीज़ें किस पे आएँगी? वो सारी चीज़ें एक्सोसिस्टम में फ़ॉल करेंगी, जिसका प्राइम एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दे दिया, फैमिली डिस्प्यूट्स हो गया। और सर क्या इसका एग्ज़ाम्पल हो सकता है? और पेरेंट्स के प्रोफ़ेशन का हो सकता है, पेरेंट्स के पेरेंट्स जॉब, है ना? पेरेंट्स जॉब का इन्फ्लुएंस हो सकता है ना? मीडिया का इन्फ्लुएंस हो सकता है। आज के टाइम पर तो मीडिया प्राइम एग्ज़ाम्पल है। मीडिया के अलावा और किसका इन्फ्लुएंस हो सकता है? तो इसके अलावा जो ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स के जो ट्रांसफर होते हैं, उनका भी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ता है, तो ध्यान रखना है। जैसे मीडिया, मीडिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है जहाँ पर बच्चे को पता नहीं होता क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है बच्चे को स्पेशली, है ना? लेकिन बच्चा उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है और वो वहीं से चीज़ों को देखता है और वहीं से सीखता है। उसका इनडायरेक्ट प्रभाव ज़रूर पड़ता है। वो डायरेक्ट प्रभाव एक तरीके से कभी-कभी नहीं भी पड़ता और कभी-कभी पड़ता है। सर मीडिया क्या डायरेक्ट प्रभाव माइक्रो सिस्टम में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। जब वो देख रहा है किसी चीज़ों कोई इवेंट होते हुए देख रहा है, अपनी आँखों से विजुअलाइज़ कर रहा है, देख रहा है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में या उसके साथ खुद कोई घटना हो गई, तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गया, यानी वो माइक्रो सिस्टम में फॉल करेगा। जब हम बात कर रहे हैं मीडिया की यहाँ पे तो उसने कोई न्यूज़ देखी या सुनी वो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, वो उसने सुना है, देखा है, इस तरह से वो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस उसका होगा। पेरेंट्स ट्रांसफर में वो खुद इन्वॉल्व है, क्या? बिल्कुल है, कैसे है? सर जब एक शहर से दूसरे शहर में जब ट्रांसफर होता है ना पेरेंट्स का, तो पूरा एनवायरनमेंट बच्चे का जो पूरा एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाता है। एनवायरनमेंट के चेंज होने के साथ-साथ उसे एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए जो इकोलॉजिकल उसकी जो ग्रोथ है वो अलग तरीके से होती है। सर नहीं आया समझ में? ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग तरीके मान लेते हैं कोई बच्चा अभी बहुत ही नॉर्मल शहर या बहुत ही छोटे से गाँव में है। छोटे से गाँव में है। छोटे से गाँव में पेरेंट्स के भी उसी तरह के हैं। पेरेंट्स के आस-पास का एनवायरनमेंट या चाइल्ड के आस-पास का एनवायरनमेंट भी वही है। तो उसको एक पर्टिकुलर गाँव जैसा माहौल मिल रहा है। वैसे ही जैसे ही उनका यानी पेरेंट्स जाते हैं शिफ्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह किसी बड़े शहर में, तो पेरेंट्स का तो हुआ ही चेंज एनवायरनमेंट लेकिन बच्चे के ऊपर उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बच्चे का जो एनवायरनमेंट है वो पूरी तरह से चेंज हो गया। उसे गाँव के बच्चे जहाँ पसंद आ रहे थे, गाँव के बच्चों के साथ वो खेल रहा था, आम के पेड़ के नीचे या किसी भी पेड़ के नीचे वो आराम से खेल रहा था। बाद में जाकर जब किसी बड़े स्टेज में जाता है या बड़े शहर में जाता है, तब वो देखता है कि वहाँ पेड़ ही नहीं है, आस-पास उसके सराउंडिंग में पेड़ ही नहीं है, जहाँ पर वो जिसकी छाँव में वो खेल सके। है ना? उसे ढूँढने पड़ रहे हैं अब गार्डन मतलब पेरेंट्स को बच्चों को खिलाने के लिए ढूँढने पड़ते हैं पहले गार्डन को ढूँढो और ढूँढने के बाद वहाँ जाकर उनसे सारी एक्टिविटीज़ करा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत प्राइम एग्ज़ाम्पल है, उसका पूरा एनवायरनमेंट पूरी तरह से चेंज हो गया। इम्पैक्ट सारी चीज़ें उस पर पड़ी। चाहे इसी तरह से हमने बोला फैमिली डिस्प्यूट्स का इम्पैक्ट पड़ेगा। ये वाली बात तो आप सभी को पता ही है। आपने भी आपके ऊपर भी कहीं न कहीं पड़ता ही होगा। चलिए, अगर आपके घर में होता है, अगर नहीं होता तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, फिलहाल बात करते हैं अगले सिस्टम के बारे में। अगला सिस्टम जो है हमारा एक्सो सिस्टम के बाद आप सभी को ध्यान रखना है मैक्रो सिस्टम के बारे में। मैक्रो सिस्टम, सर नहीं आया समझ में? आ रहा है समझ में, बिल्कुल आ रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को बहुत ही आसानी से चीज़ें समझ में आ रही हैं। मैक्रो सिस्टम क्या है? मैक्रो सिस्टम में डेवलप्ड ये मैक्रो सिस्टम एक बहुत बड़ा सिस्टम हो गया। मैक्रो सिस्टम बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुई मतलब आप ऐसा कहें बहुत बड़े स्टेज का मॉडल है। सर क्या इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा? डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा बच्चे पर लेकिन इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ेगा। इसमें कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल्स फॉल करेंगे? इसमें डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशन मतलब आप किस नेशन पे बिलॉन्ग कर रहे हो, कौन से नेशन पे बिलॉन्ग कर रहे हो, किस राष्ट्र में मौजूद हो, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है? तो मैं यहाँ पर एक बार और चेक तो किस नेशन में आप मौजूद हो? डेवलप्ड नेशन पे हो, डेवलप्ड नेशन में हो या डेवलपिंग नेशन में हो? डेवलपिंग नेशन में हो, है ना? किस नेशन में हो इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे पड़ेगा बच्चे के ऊपर? मतलब ऐसी जगह का एनवायरनमेंट डेवलप्ड जगह का या डेवलप्ड नेशन का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग होगा, जबकि डेवलपिंग नेशन का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग होगा। क्या अलग होगा? अलग होगा वहाँ का कल्चर, अलग होगा वहाँ का कल्चर, ठीक है? साथ ही साथ वहाँ पर कास्ट इफेक्ट्स भी अलग-अलग होंगे, कास्ट इफेक्ट्स भी अलग होंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट भी हो गया, ठीक है? लॉज़ भी अलग-अलग होते हैं, रूल्स भी अलग-अलग होते हैं। ठीक है? तो मैक्रो एनवायरनमेंट में बड़े लेवल पर डेवलपमेंट आपको ध्यान रखना है, बड़े लेवल की चीज़ है, जैसे राष्ट्र का इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपके देश का इम्पैक्ट, भारत में जिस तरह का माहौल है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो कास्ट सिस्टम है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वो पूरी तरह से अलग है। जबकि अमेरिका का एनवायरनमेंट पूरी तरह से अलग है। अमेरिका में जिस तरह के लॉज़ और रूल्स बनाए गए हैं, वहाँ के बच्चे वहाँ उस तरह से एडॉप्टेड हैं, जबकि अमेरिका का बच्चा हो सकता है भारत में आकर उतनी तरह से एडजस्ट ना कर पाए या फिर भारत का बच्चा जाकर अमेरिका में इतने बेहतर तरीके से एडजस्ट ना कर पाए। क्योंकि उसका
एनवायरनमेंट और कल्चर पूरी तरह से चेंज हो गया। उसी तरह से चाइना और इंडिया में भी इस तरह का इम्पैक्ट, भारत और पाकिस्तान में भी के कल्चर में भी डिफरेंसेस हैं। वहाँ पर अलग-अलग तरीके का एनवायरनमेंट है, यहाँ पे अलग तरीके का एनवायरनमेंट है। तो आप देख सकते हैं, जब हम कंपैरिज़न कर रहे हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस का, वो सारी सिस्टम किसमें आ रही हैं, वो सारी चीज़ें माइक्रो सिस्टम में फॉल कर रही हैं। बिल्कुल बेहद आसान शब्दों में समझ में आया कि माइक्रो सिस्टम में डायरेक्ट इन्फ्लुएंस चाइल्ड पर जिन चीज़ों का पड़ता है, वो सारी चीज़ें माइक्रो सिस्टम में फॉल करती हैं। माइक्रो सिस्टम के 2 की चीज़ों का कॉन्फ्लुएंस से जो सिस्टम फॉर्म होता है, वो मीसो सिस्टम है, जबकि एक्सो सिस्टम क्या है, जहाँ पर बच्चे का इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है ना? इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस से जब बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जैसे कि पेरेंट्स ट्रांसफर, मीडिया, फैमिली डिस्प्यूट्स, फैमिली जॉब्स, इन सारी चीज़ों का जो असर पड़ता है, वो सारी चीज़ें किस पे फ़ॉल करती हैं? ये सारी चीज़ें एक्सो सिस्टम में फ़ॉल करती हैं। माइक्रो सिस्टम एक बड़े लेवल का सिस्टम है, बड़े लेवल के सिस्टम में राष्ट्र की चीज़ें आएँगी, यानी कि आपके नेशन, आप किस नेशन पे मौजूद हो, इस चीज़ का भी इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर, चाहे वो डेवलप्ड नेशन में हो या डेवलपिंग नेशन में हो, है ना? किस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा? वहाँ के कल्चर का इम्पैक्ट पड़ेगा, कास्ट का, एनवायरनमेंट का, लॉज़ का, रूल्स का, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट उस बच्चे पर पड़ने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। मतलब अलग-अलग चीज़ों पर, अलग-अलग तरीके, अलग-अलग जगह पर अलग-अलग वेज़ में अलग-अलग तरीके का डेवलपमेंट और ग्रोथ बच्चे की होती है। और ये सारी चीज़ें बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट का में इफ़ेक्ट करती हैं स्पेशली। नेक्स्ट और लास्ट जो सिस्टम है हमारा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है, क्रोनो सिस्टम। ध्यान रखना है, क्रोनो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम में क्या होने वाला है, तो क्रोनो सिस्टम में आपको एज़ इट इज़ ध्यान रखना है कि क्रोनो सिस्टम जो है हमारा, वो स्पेशली उस इसमें क्रोनोलॉजी फ़ॉल करती है। क्रोनोलॉजी कैसे? ये हालाँकि क्रोनोलॉजी स्पेशली मैं लिख देता हूँ। क्रोनो सिस्टम किससे रिलेटेड है? क्रोनोलॉजी से, या आप ऐसा कहें जनरेशन से। ये सारी चीज़ें जनरेशंस इम्पैक्ट पड़ते हैं। सर नहीं आया समझ में। 90s और 90s वाला समय आपने थोड़ा बहुत, या 20s वाला समय आपने देखा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी 21 से 30 या 21 से 40 की उम्र के लोग ही इस वीडियो को देख रहे होंगे। जनरेशंस इम्पैक्ट को आप आसानी से समझते हैं कि जो 90s के दौर का जो गाना था, वो बेहद अलग, वो बिल्कुल अलग था। आप कहते हैं वो आज के समय पर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है। जबकि आज के जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो नए बच्चे हैं, उनको आज के समय का गाना बहुत अच्छा लग रहा है। जबकि आपको ओल्ड इज़, आप कहते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड, वो उस समय की क्रोनोलॉजी बिल्कुल अलग थी। वहाँ से किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, आप देख सकते हैं। जिसका एक बहुत अच्छा और प्राइम एग्ज़ाम्पल मैं कह सकता हूँ, वो क्या है? वो है इंटरनेट। इंटरनेट का जिस तरह से विकास हुआ है, आप खुद देखते हैं इंटरनेट, या आप ऐसा कहें पूरा जो सिस्टम है, स्पेशली आप कहें सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो मोबाइल की ही, मोबाइल का ही सिस्टम आप देखें किस तरह से है। मोबाइल का जो सिस्टम है, वो किस तरह से डेवलप्ड हुआ, ठीक है? सबसे पहले वो कीपैड वाला बहुत ही सिंपल कीपैड था, और आज के समय पर किस तरह से मोबाइल फ़ोन्स, इस कीपैड की कीमत उस समय पर 6 से 7 हज़ार हुआ करती थी। कहीं-कहीं कई-कई जगह में 6 से 7 हज़ार, जबकि 4 से 5 हज़ार में बिल्कुल आती थी। और आज के समय पर इसकी कीमत लगभग ये 500 में मिल जाता है ना? पहले कीपैड सिर्फ़ नोकिया बना रहा था और सैमसंग बना रहा था। आज के समय पे बहुत सारी छोटी-छोटी कंपनियाँ बना रही हैं, और ये 4 से 5 हज़ार में पहले आया करता था, और आज के समय पर ये 500 से 1500 में आता है। मतलब आप देख सकते हैं कितना सस्ता हो चुका है, 500 से 1500 में आता है। बहुत सिंपल है। इसके अलावा आप सभी के हाथ में आज के समय पे एंड्रॉयड फ़ोन है, इंटरनेट स्पीड्स चेंज हो चुकी हैं, जैसे कि पहले आई थी 1G स्पीड चल रही थी इंटरनेट की, 1G, 2G, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, और आज के समय पर सिक्स्थ जनरेशन आ चुका है भारत में। ये सारी चीज़ें, ये सारे जनरेशंस भारत में आ चुके हैं, इवन 7G भी आ चुका है अदर अदर जगहों में। तो हमने देखा कि इस तरह से जनरेशंस चेंज हो रही हैं, तो जनरेशंस के इम्पैक्ट जो पड़ते हैं अलग-अलग स्टेजेस में, 10 साल का जो इम्पैक्ट होता है, वो अलग होता है। 10 साल का इम्पैक्ट अलग है, मतलब 2000 से 2010 में जो चीज़ें हुई, उसका इम्पैक्ट अलग स्टेजेस में पड़ने वाला है। वहाँ से भी ग्रोथ डिफाइन होती है ना, वो सारी चीज़ें भी तो आपकी ही ग्रोथ में, या बच्चे की ही ग्रोथ में, या हम सबकी ग्रोथ का वो हिस्सा है। हम लोग सभी उसका पार्ट हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये टोटल 5 मॉडल्स में उरी ब्रॉनफ्रेंड-ब्रेनर साहब ने इस तरह से 5 मॉडल्स को डिफाइन किया। यही सारी बातें आपको यहाँ पर भी दिख जाएँगी। यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ये इस पूरे सिस्टम को बताया गया है। तो ये पूरा सिस्टम आप पीडीएफ से ज़रूर देखें, है ना? माइक्रो सिस्टम, मीसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, माइक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम। इसमें किस तरह की चीज़ें फ़ॉलो करेंगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। मैंने आसान शब्दों में आपको प्रीवियसली बता दिया है। आपको यहाँ से बहुत डिटेल में आप देख सकते हैं। चलिए, फिलहाल बात करते हैं अगली नेक्स्ट थ्योरी के बारे में। अच्छा, किसी भी तरह का डाउट हो किसी भी चीज़ों में, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अगले लेक्चर में उन डाउट्स को सॉल्व कर पाऊँ। चलिए, फिलहाल बात करते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी के बारे में। लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी क्या है?
बिल्कुल सिंपल सी ये थ्योरी है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी की अगर हम लोग जब बात करते हैं तो ये सीएच कूले साहब ने इसे दिया है। तो सबसे पहली बात तो आप सभी को ये पता होना चाहिए किसने दिया है, तो गिवन बाय सीएच कूले। नाम इनका ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी चार्ल्स हॉर्टन कूले साहब ने ये पर्टिकुलर थ्योरी दी है। ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी पहचान इस आधार पर विकसित करता है, ध्यान रखना है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी किस तरह से डेवलप करता है कि दूसरे उसके बारे में कैसे सोचते और समझते हैं। दूसरे कोई अदर पर्सन किस तरह से हमारे बारे में सोच रहा है या समझ रहा है और वह दूसरों की धारणाओं को ग्रहण करता है। बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी है। थ्योरी ये कहती है प्रत्येक व्यक्ति अपनी पहचान इस आधार पर विकसित करता है कि दूसरे उसके बारे में कैसे सोचते और समझते हैं और वह दूसरों की धारणाओं को किस तरह से ग्रहण करता है। कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल सा है, मैं एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं कि आप सभी या हम सब क्या करते हैं, अक्सर ऐसा करते हैं कि क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक व्यक्ति मतलब कोई एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, हम सभी की बात हो रही है। हम सभी लोग किस तरह से अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी को विकसित करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को डेवलप करते हैं, उसके बारे में बात हो रही है ना? तो प्रत्येक पर्सन क्या कर रहा है या हम सब क्या करते हैं, ऐसा हम सब वो सारी चीज़ें सोचते और समझते हैं, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं हमारी सोच और हानि हमारी समझ दूसरों की परसेप्शंस पर डिपेंडेंट है। आप ऐसा कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं भाई? नहीं आई बात समझ में? मैं साधारण भाषा में आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं कि एग्ज़ाम्पल के साथ कि मान लेते हैं कि हम सब होते हैं तैयार किसी फंक्शन में जाने के लिए, शादी के फंक्शन में हम सब बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हुए, ठीक है? अच्छे से तैयार हो चुके हैं और बूट-वूट पहनकर चल दिए। वहाँ जाने के बाद शादी में जाने के बाद 4 लोग खड़े होकर क्या बातें करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले से घर से ही सोच कर निकलते हैं। यहाँ घर से ही सोच कर निकलते हैं या फिर घर में ही सोच रहे होते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं और किसका प्रश्न किनको ध्यान में रखकर सोच रहे हैं कि बाहर के लोग देखेंगे तो ऐसा कहेंगे कि मैं अच्छा लग रहा हूँ या बुरा? कहीं ऐसा ना कहें, इस वजह से हम उस तरह से अपने आप को डेवलप करते हैं या उस तरह से तैयार होने की कोशिश करते हैं। मतलब हम खुद के लिए तैयार नहीं हो रहे होते हैं, हम ये सोचकर तैयार हो रहे होते हैं कि बाहर जाएँगे तो कोई देखने वालों को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? यानी पूरी तरह से हम डिपेंडेंट हैं, आप ऐसा कह सकते हैं कि दूसरे किस तरह से सोचेंगे या समाज हमें किस तरह से सोचेगा, किस तरह से देखेगा इस पर और इसी से हमारी ग्रोथ हो रही है। हालाँकि उसमें अपना भी फ़ायदा हो रहा है ना, अपना भी फ़ायदा हो रहा है कि हम भी बहुत अच्छे से तैयार हो रहे हैं, है ना? लेकिन हमारी जो ग्रोथ है, फूले साहब ऐसा कहते हैं कि हमारी जो ग्रोथ है, वो इन तरीकों से होती है। मतलब शादी में जब आप गए, तो शादी में आपको किस तरह के कपड़े पहन के जाना चाहिए कि आप बाकियों से अलग लगें या 4 लोग मेरे पास आएँ और पूछें कि भाई तुम बहुत अच्छे लग रहे हो या बहन तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ये सारी चीज़ें होती हैं और ये ट्रू है। हम घर से ही ऐसा सोच कर निकलते हैं। कुछ चीज़ें खराब हो गई अगर तो उन्हें बहुत जल्दी ठीक करने की कोशिश करते हैं कि कहीं कोई और देख लेगा तो उस वो क्या सोचेगा? अच्छा या बुरा दोनों चीज़ें सोच सकता है ना वो। तो वो क्या सोचेगा, किस तरह से सोचेगा, ये सारी चीज़ें हम पहले से ही अनुमान कर लेते हैं, यानी दूसरों के परसेप्शंस को खुद ध्यान में रखकर वो सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो अच्छा या वो हो या बुरा। मुझे उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई होगी। लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि हम सोसाइटी में ही खुद को देखते हैं। मतलब कहने का क्या है? मतलब कहने का क्या सिंपल सा कहने का मतलब है कि ये अगर आप हैं और ये एक मिरर है, ठीक है? ये एक मिरर है, ठीक है? इस यही है सोसाइटी और यही है मिरर, यानी आप खुद को सोसाइटी की नज़रों से देख रहे होते हैं। ये बात सच है कहीं किस तरह से सच है? क्या आप मुझे उम्मीद है कि आप इस थ्योरी को समझ पाए होंगे कि आप सोसाइटी की नज़रों से किस तरह से देख रहे होते हैं और इसमें इसमें कौन-कौन सी चीज़ें डिपेंडेंट करती हैं, क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है? तो 2 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स दिए हैं इन्होंने जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं सोशलाइज़ेशन से रिलेटेड यानी सामाजिकरण किसी भी व्यक्ति के सामाजिकरण के 2 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, इंडिविजुअल और अदर्स यानी कि सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप्स में वो सारी चीज़ें या पीयर ग्रुप्स उनके खुद के साथी भी आ जाते हैं, ठीक है? या आस-पास के पड़ोसी भी सारी चीज़ें आ जाती हैं। सोशल ग्रुप्स कोई भी हो सकता है।
जो मेरी सेल्फ लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी इंपॉर्टेंट है और आप सभी को समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो बताइए, और अगर ऐसा होता है आपके साथ तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्या होता है कि आप जब कहीं तैयार होके मतलब कहीं जाना होता है तो आप पहले से ही सोच लिए होते हैं कि हाँ, वहां जाकर हम कैसे लगेंगे या हमें किस तरह से लगना चाहिए। और मान लेते हैं मार्केट भी जाना है तो हम लोग सोच रहे होते हैं कि थोड़ा सा ठीक से जाएं। इवन थोड़ा सा भी है लेकिन ठीक से जाएं, ऐसी कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा है कि समाज के नज़रिए से खुद को देखने का प्रयास करते हैं। ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। मुझे आपके आंसर्स का वेट रहेगा। चलिए, फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी के बारे में। ध्यान रखना है आपको, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी किसने दी है? सीएच कूले साहब ने दी है, चार्ल्स हॉर्टन कूले। मैं पूरा नाम लिख देता हूँ। चार्ल्स हॉर्टन कूले। इंपॉर्टेंट है, इनका नाम ध्यान रखना है। कूले साहब ने क्या दी है? लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। चलिए, फिर आप बात करते हैं आई एंड मी के कॉन्सेप्ट के बारे में। आई एंड मी थ्योरी क्या कहती है? ये पर्टिकुलर थ्योरी किसने दी है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो गिवन बाय सबसे पहले लिखते हैं। ये पर्टिकुलर थ्योरी किसने दी है? गिवन बाय जी एच मीड ने। जी एच मीड ने ये थ्योरी दी है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि मी, ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल थ्योरी है, बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताने का प्रयास करता हूँ। मी क्या है? मी मतलब मैं और मुझे, ऐसी कुछ थ्योरी है। क्या है मी? क्या है? किसने दिया है? तो जी एच मीड साहब ने दिया है। और मी यानी मुझे, ये कैसा कॉन्सेप्ट है? तो आपको ध्यान रखना है, ये सोशलाइज्ड एस्पेक्ट है। सोशलाइज्ड एस्पेक्ट के बारे में बताता है। सोशलाइज्ड एस्पेक्ट क्या है भाई? सोशलाइज्ड एस्पेक्ट क्या हो सकता है? मतलब समाज के द्वारा दिए गए, समाज के द्वारा दिए गए बिलीफ्स, बिलीफ्स, एटीट्यूड्स, एटीट्यूड्स और आइडियोलॉजीज, आप ऐसा कह सकते हैं, आइडियोलॉजीज को इंटरनलाइज करना। इंटरनलाइज यानी कि उस पर आत्म मंथन करना या उसको स्वीकार कर लेना, इंटरनलाइज करना। ठीक है, ये क्या है? एक सोशलाइज्ड एस्पेक्ट है। जबकि आई की बात करें तो आई, जब आप इंटरनलाइज कर लोगे किसी भी चीज को, इंटरनलाइज सोसाइटी के द्वारा दी गई चीजों को आपने क्या किया? इंटरनलाइज कर लिया। और इंटरनलाइज करने के बाद आप किस तरह से रिस्पॉन्स करोगे, वो सारी चीजें किस पर डिपेंडेंट है? तो रिस्पॉन्स किस पे आएगा? तो इंटरनलाइज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, क्या करोगे आप? रिस्पॉन्स करोगे। तो रिस्पॉन्स किस तरह से करने वाले हो, वो सारी चीजें किस पर डिपेंडेंट है? आई पर डिपेंडेंट है। मुझे उम्मीद है ये दोनों बातें समझ में आई होंगी। क्या कह रहा हूँ? आई और मी की थ्योरी जो कि जीएच बीड साहब ने दी है, उनका कहना है कि मी एक सोशलाइज्ड एस्पेक्ट है। मी एक सोशलाइज्ड एस्पेक्ट है, यानी कि समाज के द्वारा दिए गए बिलीफ्स, एटीट्यूड्स, आइडियोलॉजीज को आप किस तरह से इंटरनलाइज करते हो, यानी स्वीकारते हो, अपने नियम में किस तरह से लाते हो, और फिर उसका रिस्पॉन्स किस तरह से करते हो, ये किस पर डिपेंडेंट है? आई पर डिपेंड है। तो ध्यान रखना, रिस्पॉन्स किस में आएगा? आई में आएगा। जबकि मी क्या है? एक सोशलाइज्ड एस्पेक्ट है। दोनों बातें समझ में आ गई? सिंपल थी। इन्होंने सेल्फ डेवलपमेंट की 3 स्टेजेस दी, 3 स्टेजेस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। इन्होंने कहा 3 स्टेजेस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, यानी खुद का विकास किस तरह से किया जा सकता है, इस पर इन्होंने 3 स्टेजेस बताई हैं। बेसिकली 3 स्टेजेस बताई हैं। पहली स्टेज जो है बिल्कुल सिंपल सा है, प्री प्री प्रेपरेटरी प्री प्रेपरेटरी प्री प्रिपरेटरी स्टेज। ये 0 से 2 साल की बच्चों में होती है। प्रिपरेटरी स्टेज में क्या-क्या चीजें आएंगी? प्रिपरेटरी स्टेज में चिल्ड्रन किस तरह से कॉपी करके सीखता है चीजें। एक सेकंड, चलिए कलर चेंज करके, चाइल्ड क्या करेगा? एक पर्टिकुलर जो चाइल्ड है वो कॉपी करके या इमिटेट, इमिटेट का मतलब होता है नकल करके, नकल करके किस तरह से चीजों को सीखेगा, वो सारी चीजें या अपने में वो सारी चीजें लाने का प्रयास करेगा, वो सारी चीजें, यानी खुद का विकास किस तरह करेगा। तो प्रिपरेटरी स्टेज में इन्होंने कहा है कि यानी कि 0 से 2 साल में जो बच्चा होता है वो नकल करके सीखता है, मतलब अपने से बड़ों की नकल करता है और उस तरह से सीखता है वो। तो चाइल्ड किस तरह से लर्न कर रहा है? कॉपी या इमिटेट करके, है ना? इसके अलावा सेकंड जो स्टेज है वो ध्यान रखना है, जो सेकंड स्टेज है वो है प्ले स्टेज। प्ले स्टेज, प्ले स्टेज ये 2 से 7 साल के बच्चों के लिए है। इस स्टेज में बच्चा क्या करता है? चिल्ड्रन स्टार्ट करता है रोल प्लेइंग करना। रोल प्लेइंग करना, रोल प्लेइंग किसी भी तरह का, एज अ स्टूडेंट हो सकता है या किसी कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर हो सकता है, या खेलने का प्रयास करता है स्पेशली, है ना? तीसरा स्टेज जो है वो क्या है? गेम एज। गेम एज,
और गेम स्टेज कब से स्टार्ट होती है? 7+ ईयर से स्टार्ट होती है। ये किसके अनुसार है? तो ध्यान रखना है आपको, जीएच मीड साहब और आई एंड मी की थ्योरी में ये सारी चीज़ें दी गई हैं। गेम स्टेज क्या है? तो गेम स्टेज में चिल्ड्रन अपने रोल्स को अदर्स के साथ रिलेट करता है। चिल्ड्रन अपने रोल्स को अदर्स के साथ रिलेट करता है रिलेट करता है। इसके पहले वो रिलेट नहीं कर रहा था, वो खुद कर रहा था। अब क्या कर रहा है वो? अ, अपने रूल्स को दूसरों के साथ रिलेट कर रहा है और सभी को अपने साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है और सभी को अपने साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है। यानी कि 7 ईयर का बच्चा जो है, वो सारी चीज़ें किससे करे, मतलब खुद से तो वो उसने सीख चुका, प्ले एज में उसने खुद से सारी चीज़ें खेली, सारी चीज़ें देखी। प्ले स्टेज में उसने खुद से रोल प्ले करना स्टार्ट किया, खुद से चाहे सारी चीज़ों को करने का प्रयास करता है। बाद में गेम स्टेज में बाकी अदर लोगों को भी इन्वॉल्व, यानी अपने गेम में या वो जो कुछ भी कर रहा होता है, बाकी अदर लोगों को भी इन्वॉल्व करने का प्रयास करता है और इस तरह से उसका विकास होता है। ये किसने कहा है? जीएच मीड साहब ने कहा है आईएनमी की थ्योरी में। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। किसी भी तरह का अगर आपका डाउट है, तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। कहाँ पूछेंगे आप? कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेंगे। इसके अलावा जो मैंने प्रश्न पूछे हैं, वो आप उनके जवाब ज़रूर दें। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो सोशल मीडिया हैंडल से मुझसे जुड़ सकते हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम या टेलीग्राम। यहाँ पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करना होगा। टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करना होगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है? टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी आपके साथ, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है? हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और बेहद इंपॉर्टेंट बात कि आप मुस्कुराते रहिए, आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। ठीक है? हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय-बाय।